प्रदेश के ये एक मॉडल यहाँ पे लागू किया डबल इंजन सरकार जो प्रदेश के अंदर जारी व्यवस्था है को विस्तार देने सोलर की सिटी प्रतिबद्धता को रिन्यूएबल दर्शाता एनर्जी है। को प्रोत्साहित करने के साथ साथ 2022 के विधानसभा चुनाव के नेट जीरो की बात की जा रही है। इस शुरुआत हमारी पार्टी ने सोलर सिटी के रूप में आगे बढ़ाने की कार्रवाई को हम लोग आगे बढ़ाने जा रहे हैं। लोक कल्याण संकल्प पत्र एयर कनेक्टिविटी को अगर आप देखेंगे जो वायदे किए थे, तो उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले 130 मात्र 2 एयरपोर्ट हमारे वायदे क्रियाशील थे। आज के दो आंशिक थे और करने दो के साथ वाराणसी और लखनऊ हम ये यहाँ पर पूरी तरह किए हैं। यहाँ पर क्रियाशील थे। बजट में अगर आप उसका आज हम 9 बजट पर एयरपोर्ट को पूरी तरह क्रियाशील कर चुके हैं। प्रदेश में वर्तमान में 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है। 3 एयरपोर्ट वर्तमान में इंटरनेशनल एयरपोर्ट वर्तमान में क्रियाशील हैं। 9 अन्य एयरपोर्ट पे यहाँ पे प्रदेश के अंदर कार्य चल रहा है। कुल मिलाकर के अगले 1-1.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर 21 एयरपोर्ट होंगे जो पूरी तरह क्रियाशील होंगे और इस पर राज्य सरकार ने बेहतर कार्य किया है और उसको हम भारत सरकार के साथ मिलकर के आगे बढ़ाने का कार्य भी कर रहे हैं। प्रदेश के अंदर आगरा और वाराणसी में साइंस सिटी और नक्षत्रशाला की स्थापना के लिए भी इस बजट में इसका प्रस्ताव यहां पे प्रस्ताव किया गया है। और प्रदेश के अंदर परिवहन निगम का बेड़ा, हम सब जानते हैं कि कोरोना कालखंड में जब लॉकडाउन लगा था, बड़े पैमाने पर प्रदेश के कामगार और श्रमिक अपने राज्य के लिए आने के लिए मजबूर हुए थे। उस समय परिवहन निगम की बसेज के माध्यम से ही हमें उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में हमें मदद मिली थी। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आगामी कुंभ को ध्यान में रख करके हम लोगों ने 22-23 में 200 करोड़ रुपए नई बसेज के क्रय के लिए व्यवस्था परिवहन निगम के लिए की थी। 23-24 में परिवहन निगम की 1000 नई बसेज के लिए भी बजट में 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। परिवहन निगम के बस स्टैंड के लिए 100 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। और प्रदेश ने जो अपनी ईवी पॉलिसी, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी प्रदेश के अंदर लागू की है, उसके लिए भी 100 करोड़ रुपए का प्रावधान हम लोगों ने बजट में किया है। प्रदेश के अंदर अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, सड़कों के निर्माण के लिए, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी के लिए, डिस्ट्रिक्ट मुख्यालयों को ब्रिजेज के निर्माण के लिए, सड़क और सेतुओं के निर्माण के लिए 21,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। उनके अनुरक्षण के लिए 6,000 करोड़ रुपए का भी प्रावधान किया गया है। ये प्रदेश के अंदर अन्य ग्रामीण क्षेत्र के सड़कों के निर्माण के लिए भी 1525 करोड़, रेलवे उपरिगामी सेतु के लिए 1700 करोड़ रुपए और अन्य सेतुओं के निर्माण के लिए भी 1850 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है। राज्य मार्गों के चौड़ीकरण के लिए 2588 करोड़, प्रमुख जिला मार्गों के चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण के लिए 2538 करोड़, प्रमुख धर्मस्थलों पर जाने वाले सड़कों के मार्गों के निर्माण के लिए 1000 करोड़ रुपए, राज्य सड़क निधि से अनुरक्षण के लिए 3000 करोड़ रुपए, औद्योगिक और जो हमारे लॉजिस्टिक पार्क हैं उनको 4 लेन की कनेक्टिविटी के लिए भी धनराशि की व्यवस्था की गई है। और इसमें एक नया मत उसमें जोड़ा गया है कि गन्ना विभाग से जुड़ी हुई जितनी भी सड़कें थी, अब पीडब्ल्यूडी उनका अनुरक्षण करेगा और इसके लिए 250 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था भी बजट में आज की गई है। प्रदेश के अंदर औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एक नई नीति आज घोषित की गई है, वह है मुख्यमंत्री औद्योगिक क्षेत्र विस्तारीकरण और नए औद्योगिक क्षेत्र प्रोत्साहन योजना। इसमें प्रदेश के अंदर इस वित्तीय वर्ष में 5000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, जिसमें नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए यह कार्रवाई प्रदेश के अंदर यहां पे प्रारंभ होगा। इसके अलावा झांसी बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण की भी व्यवस्था आज इस बजट में की गई है, जिसके लिए इस बजट में 5000 करोड़ रुपए की व्यवस्था हम लोगों ने इसमें की है। पीएम गतिशक्ति
नेशनल मास्टर प्लान मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी 1200 करोड़ रुपए का व्यवस्था की गई है। अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के लिए 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। और प्रदेश के अंदर जो सिक यूनिट हमारी हैं, खासतौर पर कताई मिल्स हैं, स्टेट यार्न यूनिट हैं, स्टेट स्पिनिंग जो मिल्स हैं, राज्य वस्त्र निगम से जुड़ी हुई जो मिल्स हैं, जो एक प्रकार से बंदी के कगार पर हैं, उन सभी को हम नए औद्योगिक क्लस्टर वहां पे विकसित कर सकें, नई औद्योगिक इकाइयों को विकसित कर सकें, इसके लिए एक पॉलिसी उत्तर प्रदेश सरकार लेकर के आई है। और इसमें हम वहां पर जो कर्मचारी पहले से वहां पे कार्यरत हैं, उनके देय भुगतान के बारे में भी व्यवस्था हम लोगों ने की है। प्रदेश के युवाओं के तकनीकी दृष्टि से सक्षम और समर्थ बनाने के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन देने की जो व्यवस्था की गई है, हम लोगों ने अब तक प्रदेश में 20 लाख युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए हैं। पिछले बजट में हम लोगों ने प्रदेश के अपने युवाओं के लिए जो व्यवस्था की थी, 1700 करोड़ रुपए की व्यवस्था की थी, जिसके तहत 20 लाख युवाओं को हम इसके साथ जोड़ चुके हैं। इस बार के इस बजट में हम लोगों ने 3600 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया है, जो उत्तर प्रदेश के यूथ को प्रदेश के अंदर स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना में टैबलेट और स्मार्टफोन, ये स्नातक और प्रस्नातक युवाओं को इस सुविधा हम उपलब्ध कराने जा रहे हैं। और अगले 5 वर्ष में कुल 2 करोड़ युवा को हम इसके साथ जोड़ने का कार्य करेंगे। प्रदेश में औद्योगिक पार्कों के विकास के लिए मैं निजी क्षेत्र यानी निजी क्षेत्र भी इस क्षेत्र में निवेश, उसमें उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए भी 500 करोड़ रुपए का एक व्यवस्था की गई है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए भी इसमें 275 करोड़ रुपए का प्रावधान है। और भारत सरकार की विशेष सहायता प्राप्त योजनाओं के वित्तीय में, जिसमें जनपद स्तर पर यूनिटी मॉल की स्थापना होनी है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के जो हमारे प्रोडक्ट हैं, उनके डिस्प्ले के लिए यूनिटी मॉल बनेंगे, उसके लिए भी 200 करोड़ रुपए का प्रस्ताव इस बजट में किया गया है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान के अंतर्गत जो हमारे परंपरागत उद्यमी हैं, कारीगर हैं, उनके प्रोत्साहन के लिए उन्हें निःशुल्क प्रशिक्षण, टूल किट उपलब्ध कराना, इसके लिए भी धनराशि की व्यवस्था इस बजट में की गई है। तो प्रदेश से निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए भी हम लोगों ने विशेष प्रावधान किया। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 17-18 में प्रदेश में हमारा जो कुल निर्यात होता था वह मात्र 86 से 88,000 करोड़ रुपए के बीच में था। आज वह बढ़ करके लगभग 1,60,000 करोड़ के आसपास होने जा रहा है। मुख्यमंत्री एक नई योजना इसमें हमने चलाई है। एमएसएमई सेक्टर में जो लोग काम करते हैं, उद्यमी हैं या जो वहां कारीगर हैं, उनको सुरक्षा बीमा का कोई कवर नहीं था। मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना, हम इस बार उसको लागू कर रहे हैं। इसके लिए धनराशि की व्यवस्था की गई है। अगर किसी आपदा के कारण, किसी दुर्घटना के कारण उस उद्यमी की, एमएसएमई सेक्टर में कार्य करने वाले किसी उद्यमी की, किसी कारीगर की, किसी हस्तशिल्पी की दुर्भाग्य से मौत होती है, तो 5 लाख रुपए की बीमा कवर उसे देने का कार्य किया जाएगा। और इसको लेकर के हम लोगों ने कार्य पर इसमें बजट में उसका प्रावधान किया है। युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए, उसके लिए विशेष प्रशिक्षण के लिए भी प्रदेश के अंदर इस बजट में इसका प्रावधान किया गया। इसमें बजट में उसका प्रावधान किया गया है। प्रदेश के अंदर नई स्टार्टअप नीति के बारे में, आईटी सेक्टर में इनक्यूबेटर्स और स्टार्टअप सीड कैपिटल के लिए भी बजट का प्रावधान इसमें किया गया है। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर प्रदेश के अमरोहा, बागपत, अमेठी, संभल, हापुड़ जनपदों में और वाराणसी और चंदौली में भी हम लोगों ने जिला उद्योग प्रोत्साहन और उद्यमता विकास केंद्र की स्थापना के लिए भी इसमें बजट का प्रावधान किया है। प्रदेश के अंदर यह वर्ष हम सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से मिलेट वर्ष के रूप में घोषित हुआ है। जो मोटा अनाज है, श्री अन्न के रूप में जिन्हें प्रधानमंत्री जी ने एक नया संबोधन दिया है। सुपर फूड के रूप में प्रधानमंत्री जी ने
अपने यहां पर जीआईएस के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर इस रूप में एक नामकरण भी दिया था। प्रदेश के अंदर मिलेट वर्ष के अंतर्गत मिलेट पुनरुद्धार योजना के लिए 55 करोड़ 60 लाख रुपए का प्रस्ताव किया जा रहा है। प्रदेश के अंदर इस वर्ष हम लोग नए 5 विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय के समकक्ष संस्थान खोलने जा रहे हैं, जिनमें कुशीनगर में महात्मा बुद्ध के नाम पर एक कृषि विश्वविद्यालय का प्रस्ताव भी है। 3 अन्य विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय जिन कमिश्नरी में अब तक कोई भी स्टेट यूनिवर्सिटी नहीं थी, खासतौर पर मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी के नाम पर, दही पाटन मंडल में मां पाटेश्वरी के नाम पर, और मुरादाबाद, ये 3 कमिश्नरी हमारी थी जहां पे कोई भी राज्य विश्वविद्यालय राज्य सरकार के स्तर पर नहीं था, वहां पर यह व्यवस्था की जा रही है। और कुशीनगर में एक कृषि विश्वविद्यालय इसके साथ प्रस्तावित किया गया है। और प्रदेश के अंदर फार्मास्यूटिकल्स फील्ड में जो अपार संभावना है, इसके लिए भी एक विश्वविद्यालय के समकक्ष इंस्टीट्यूट के निर्माण के लिए भी बजट में उसका प्रावधान प्रदेश के अंदर किया है। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने औद्योगिक निवेश और एमएसएमई सेक्टर के लिए पिछले 6 वर्ष के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काफी ध्यान दिया। प्रदेश के अन्नदाता किसानों के लिए भी काफी प्रावधान किए। अगर आप देखेंगे 2017 से ही प्रदेश के अंदर हम लोगों ने प्रोक्योरमेंट पॉलिसी ला करके मीडिएटर की व्यवस्था समाप्त करके किसानों से सीधे क्रय करना प्रारंभ किया। धान का, गेहूं का, दलहन का, तिलहन का, मकई का, ये सभी चीजें हम किए और डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में पैसे दिए। प्रदेश के अंदर 1,97,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अब तक हम गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का पिछले 6 वर्ष के अंदर भुगतान भी कर चुके हैं। चीनी मिलें जो बंद हो रही थी वो फिर से चलनी प्रारंभ हुई हैं और कोरोना कालखंड में भी हम लोगों ने इसको चलाया है। परिणाम है उत्तर प्रदेश में कृषि विकास दर पिछले 6 वर्ष में 3% से अधिक बढ़ी है, लेकिन इसे डबल डिजिट में ले जाना है। उत्तर प्रदेश की इस पोटेंशियल को हम और तेजी से आगे बढ़ा सकें। एफपीओस के गठन के साथ साथ एग्री स्टार्टअप को स्थापित करने के लिए भी बजट में इसका प्रावधान किया जा रहा है और यह बहुत महत्वपूर्ण होगा, जिसमें एग्रीटेक स्टार्टअप और इंक्यूबेटर सेंटर के लिए भी एक विशेष प्रावधान किया जा रहा है, जिसमें हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के साथ साथ यहां पर कृषि विज्ञान केंद्र जो 9 प्रदेश के अंदर क्लाइमेटिक जोन है, उनमें कृषि विज्ञान केंद्रों को भी हम लोग एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने की दिशा में एक नया प्रयास प्रारंभ करेंगे। टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला की स्थापना के लिए भी बजट में 10 करोड़ रुपए का प्रावधान है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हनी योजना सहारनपुर में स्थापित करने के लिए 10 करोड़ की व्यवस्था है। और प्रदेश के अंदर जो हमारे निराश्रित गोवंश है, ये 3 प्रकार की योजना राज्य सरकार इसमें पहले से संचालित कर रही है। एक निराश्रित गोवंश जो शासन के द्वारा संचालित निराश्रित गो आश्रय स्थलों पर के माध्यम से संचालित हैं, 10 लाख से अधिक गोवंश उसमें है। दूसरी है मुख्यमंत्री सहभागिता योजना, जिसमें प्रदेश के अंदर उन सभी किसानों को जो किसान अपने यहां गोवंश को लेकर के उनकी देखभाल कर सकता है, उन्हें 4 गोवंश तक हम अनुमन्य करते हैं और हर गोवंश का 900 रुपए हर महीने उसे उपलब्ध कराते हैं। तीसरी है कुपोषित यानी सुपोषण योजना के अंतर्गत उन कुपोषित परिवारों को जहां कोई मां या कोई बच्चा कुपोषित है, उन्हें निराश्रित गो आश्रय स्थल से एक ब्याही हुई गाय उन्हें उपलब्ध करवाते हैं और 900 रुपए हर महीने उपलब्ध करा रहे हैं। 15,000 से अधिक परिवारों को अब तक ये सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है। तो ये 3 प्रकार की योजनाएं हैं। निराश्रित गोवंश के अनुरक्षण के लिए 750 करोड़ रुपए का भी व्यवस्था इसमें की गई है। और साथ साथ हम लोगों ने प्रदेश के अंदर ये जो निराश्रित गोवंश है उनके लिए नए गौ आश्रय स्थल बनाने के लिए भी 120 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था इस बजट में ये व्यवस्था भी की गई है।
डेयरी सेक्टर में प्रदेश के अंदर अपार संभावना है। उत्तर प्रदेश देश के अंदर सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला राज्य है। इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश के अंदर दुग्धशाला विकास और दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति के लिए 25 करोड़ रुपए का एक व्यवस्था की गई है। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना के अंतर्गत 61 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए 10 करोड़ और निषाद राज बोर्ड सब्सिडी योजना के लिए 5 करोड़ रुपए की बजट का भी व्यवस्था इसमें प्रदेश के अंदर की गई है। कृषकों को कम ब्याज पर फसली ऋण उपलब्ध कराने के लिए 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है और प्रदेश के अंदर कृषक दुर्घटना बीमा के दायरे को बढ़ाते हुए उसमें अब तक केवल किसान जिसके नाम पे खेती होती थी वह केवल किसान ही उसके दायरे में आता था। अब किसान के साथ साथ किसान के परिवार के सदस्य, इसके साथ साथ वो खेतीहर मजदूर जो अब तक खेतीबाड़ी तो करता था लेकिन अगर किसी आपदा का शिकार होता था वह उसके दायरे में नहीं आता था। राज्य सरकार ने उसका विस्तार किया है और 750 करोड़ रुपए की व्यवस्था मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को किसी भी प्रकार की आपदा में एक सुरक्षा बीमा का कवर उन्हें देने का कार्य किया है। मित्रों, ईज ऑफ लिविंग के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को आगे बढ़ाते हुए ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक 52 लाख से अधिक गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध देने की कार्रवाई संपन्न हुई है और इस बजट में भी 7,508 करोड़ रुपए जो विगत वर्ष के बजट में व्यवस्था थी उसके सापेक्ष इस बार 10,202 करोड़ रुपए से अधिक का प्रस्ताव इसमें किया जा रहा है। प्रदेश के अंदर जो छोटी छोटी जातियां थी जिनकी कोई वाइस नहीं थी, मुसहर, बनटागिया, कोल, थारू, चेरो, सहरिया, इन सभी उन जातियों को जो कोई पहुंच नहीं थी उनको भी इन सुविधाओं के साथ जोड़ने, कुष्ठ रोगियों को, इन सभी को इसके साथ मुख्यमंत्री आवास योजना के साथ जोड़ने के लिए भी 1203 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, जिससे इन्हें भी काफी बड़ी संख्या में आच्छादित किया गया। जो बच्चे हैं उनको हम लोग इसको करेंगे। सुवर्णा जी, उत्तर प्रदेश विधानमंडल के सभी सदस्यों को जो मिलने वाली राशि 3 करोड़ की राशि मिलती थी उसको बढ़ोतरी करके 5 करोड़ का प्रस्ताव भी इसमें किया गया है। यह सभी माननीय विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों को ही प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 2,478 उत्कृष्ट ग्राम पंचायतों के प्रोत्साहन के लिए भी 85 करोड़ रुपए का प्रस्ताव इस बजट में किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में भी ग्रामीण सचिवालय का निर्माण हो सके और तकनीक के माध्यम से गांवों की नागरिक को गांव में ही सभी प्रकार की सुविधाएं मिल सके, इसके लिए प्रदेश के अंदर बड़े पैमाने पर ग्राम सचिवालयों का निर्माण किया जा रहा है। 750 बहुउद्देशीय पंचायतें भवनों के निर्माण के लिए भी इस बजट में उसका प्रावधान किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में वहां पर जन सुविधाओं के विकास और अंत्येष्टि स्थलों के लिए भी बजट का प्रावधान इसमें किया गया है और एक नई स्कीम इसमें लागू की जा रही है, उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना, जिसके अंतर्गत प्रदेश के अंदर कोई भी व्यक्ति जो प्रवासी नागरिक है उत्तर प्रदेश का, वो अगर अपने ग्राम पंचायत में अपने किसी पूर्वज के नाम पर कोई निर्माण कार्य कराना चाहता है, कोई बहुउद्देशीय भवन बनाना चाहता है, कोई कन्वेंशन सेंटर बनाना चाहता है, कोई लाइब्रेरी बनाना चाहता है या किसी अन्य निर्माण कार्य के लिए, तो उसमें इस योजना के अंतर्गत हम उसे जोड़ रहे हैं और इसके माध्यम से फिर हम उसे एक स्थान देंगे और उसके साथ एक एमओयू करते हुए उसका उपयोग ग्राम पंचायत कर पाएगी और गांवों के विकास में प्रवासी नागरिकों की भूमिका को भी हम इसके साथ जोड़ पाएंगे। योजना हम लागू करने जा रहे हैं। जल जीवन मिशन, हर घर नल, आप सब जान सकते हैं कि
प्रदेश के अंदर तेजी के साथ ये आच्छादन की प्रक्रिया बढ़ रही है। हमारा अनुमान है कि इस वित्तीय वर्ष में हम 1 करोड़ से अधिक घरों तक शुद्ध पेयजल का कनेक्शन उपलब्ध कराने में समर्थ हो जाएंगे। 1 करोड़ परिवार तक। आप इस बजट में जल जीवन मिशन के लिए 21,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है। एक बड़ी राशि इसके लिए उपलब्ध कराई जा रही है। जल संरक्षण के लिए भूजल स्तर के मापन और उन्हें पूर्व में स्थापित जो पोजीमीटर थे, वहां पर डिजिटल वाटर लेवल रिकॉर्डर की स्थापना हेतु हम 23-24 में उसकी एक व्यवस्था प्रदेश के अंदर करने जा रहे हैं, जिसमें नवीन डिजिटल वाटर लेवल रिकॉर्डर की स्थापना के लिए भी इस बजट में प्रावधान किया जा रहा है। उत्तर बुंदेलखंड क्षेत्र में एक नवीन योजना इंडिया इजराइल बुंदेलखंड वाटर प्रोजेक्ट प्रारंभ करने का एक प्रस्ताव है और साथ साथ अटल भूजल योजना के अंतर्गत प्रदेश के अंदर जो 26 क्रिटिकल विकास खंड थे, उन विकास खंडों के लिए भी हम लोगों ने प्रदेश के एक बजट का प्रावधान इसमें किया है। वाराणसी में रोपवे के लिए बजट का प्रस्ताव है। कानपुर मेट्रो, आगरा मेट्रो, दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ रैपिड रेल के लिए व्यवस्था की जा रही है और मेट्रो प्रदेश के अंदर गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ, अन्य जो शहर हैं, इन सब में भी एक वित्तीय प्रस्ताव किया गया है मेट्रो के लिए। प्रदेश के अंदर एक नई योजना और शहरी क्षेत्र में विकसित की जा रही है, वह है मुख्यमंत्री शहरी नई यानी न्यू सिटी प्रोत्साहन योजना। यह योजना, इसमें 3,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस बजट में की जा रही है, जिसके माध्यम से न्यू सिटी के निर्माण के लिए प्रदेश के अंदर $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को प्राप्त करने की दिशा में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, उसके अनुरूप इसको आगे बढ़ाने के लिए न्यू सिटी के निर्माण के लिए भी एक प्रोत्साहन राशि इसके माध्यम से हम लोग देने जा रहे हैं, जिसमें 50% प्रोत्साहन राज्य सरकार देगी और 50% संबंधित अथॉरिटी ऋणों के माध्यम से अपने स्रोत से वहन करेगी। ये कार्यक्रम हम इसके साथ जोड़ने जा रहे हैं। प्रदेश के अंदर बाढ़ नियंत्रण के स्थायी समाधान के लिए भी, प्रदेश में नए नलकूपों के निर्माण के लिए भी, और प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा पिछले 5 वर्ष के अंदर हम लोगों ने बाण सागर परियोजना, अर्जुन सहायक परियोजना, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना जैसी लगभग 1 दर्जन सिंचाई की परियोजनाओं को तेजी के साथ समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाया था, जिसके परिणाम स्वरूप प्रदेश में लगभग 22 लाख हेक्टेयर भूमि को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा प्राप्त हुई थी। इस बजट में मध्य गंगा नहर परियोजना के साथ साथ अन्य जो लंबित परियोजनाएं थी, जो वर्षों से दशकों से चल रही थी, उन्हें समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने एक बड़ी कार्य योजना को इसके साथ अपने साथ यहां पर जोड़ा है और उन कार्यक्रमों को भी हम लोग आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। प्रदेश में जितने भी स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं हैं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान देते हुए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के साथ ही प्रदेश के अंदर जहां पे जो लोग उससे आच्छादित नहीं हो पा रहे हैं और वास्तव में नीडी हैं, उन लोगों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत उन्हें लाभान्वित करने के लिए भी 250 करोड़ रुपए का प्रस्ताव इसमें किया गया है। प्रदेश के अंदर पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के अंतर्गत भी 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था यहां पे राज्य कर्मचारियों के लिए प्रस्तावित किया गया है। प्रदेश में जो मैंने पहले ही बताया था, उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट की स्थापना के लिए भी धनराशि का प्रावधान उसमें किया गया है। जितने भी हमारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, जहां पे नर्सिंग और पैरामेडिकल के कॉलेज नहीं स्थापित हो पाए हैं, वहां पर इनके लिए भी धनराशि की व्यवस्था इस बजट में की गई है। प्रदेश के अंदर मिलावट को से बचाव करने के लिए प्रदेश के अंदर खासतौर पर खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग में के माध्यम से हर कमिश्नरी स्तर पर हम लोग एक उच्च स्तरीय लैब की स्थापना कर सकें,
इस बजट में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान इसके लिए हर एक कमिश्नरी के स्तर पर एक उच्च स्तरीय लैब की व्यवस्था के साथ साथ प्रदेश के युवाओं के लिए अच्छे करियर के लिए और उनको जॉब मिल सके, इंडस्ट्री को इंस्टीट्यूशन को इंडस्ट्री के साथ जोड़ने के एक बड़े कार्यक्रम के साथ प्रदेश सरकार पहले ही कार्य कर रही है। टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ प्रदेश ने 150 से अधिक आईटीआई को उनके साथ जोड़ने के एक बड़े कार्यक्रम का प्रावधान इसमें किया है, जिसमें बहुत शीघ्र टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ हमारा इसके साथ एमओयू होगा, जिससे आने वाले समय में बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश के युवा इसमें प्रशिक्षित हो पाएंगे। युवाओं को उद्योगों में अप्रेंटिसशिप के तहत मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप की स्कीम प्रदेश के अंदर लागू की गई है, जिसमें एक राशि की एक प्रस्ताव हम लोगों ने इसके साथ की है कि किसी भी ऐसे उद्यम में जहां उत्तर प्रदेश का युवा किसी अप्रेंटिसशिप की स्कीम के साथ जुड़ता है तो उसमें एक निश्चित अवधि के तहत वह युवा वहां प्रशिक्षण लेगा। आधा मानदेय इंडस्ट्री देगी, आधा सरकार उसको देगी और उसके पास एक अनुभव भी होगा। यह व्यवस्था प्रदेश के अंदर लागू की जा रही है। 70 करोड़ रुपए की व्यवस्था हम लोगों ने इसमें की है। मैंने पहले आपको इस बार के बारे में बताया था। उच्च शिक्षा में मिर्जापुर में मां बिंदुवासिनी राज्य विश्वविद्यालय, देवीपाटन मंडल में मां पाटेश्वरी राज्य विश्वविद्यालय, मुरादाबाद मंडल में भी एक स्टेट यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था हम लोगों ने प्रस्तावित की है। प्रत्येक स्तर पर यानी ग्राम पंचायत स्तर पर और वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना के लिए भी व्यवस्था की जा रही है। प्रदेश में सीएम अप्रेंटिसशिप की स्कीम सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और टेक्निकल कोर्सेज करने वाले बच्चों के लिए तो थी, लेकिन सामान्य स्नातक या डिप्लोमाधारी जो बच्चे थे उनको ये सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा था। इस बार हम लोगों ने 100 करोड़ रुपए की एक व्यवस्था मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप स्कीम के अंतर्गत की है, जिसमें बीए, बीकॉम, बीएससी करने वाले छात्र भी इस योजना के साथ जुड़ सकते हैं और उनको भी इसका लाभ प्राप्त हो। इसके बारे में प्रदेश के अंदर राज्य विश्वविद्यालयों में वाईफाई की सुविधा उपलब्ध हो, यह भी हम लोग इसके साथ जोड़ने जा रहे हैं। केंद्र सरकार के द्वारा जो पीएम श्री योजना लागू की गई है, जिसमें प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, इसके लिए भी इसके क्रियान्वयन के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान और डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना ये व्यापक स्तर पर हो, इसके लिए इसका प्रावधान भी शिक्षा के क्षेत्र में जो अनेक प्रकार के प्रयास प्रारंभ हुए हैं, ऑपरेशन कायाकल्प को और उसके दायरे को बढ़ाने के लिए हो, या फिर राजकीय महाविद्यालय या सहायता प्राप्त जो अशासकीय इंटर कॉलेजेस थे, इनके जर्जर भवनों के लिए भी हम लोगों ने व्यवस्था की है। संस्कृत विद्यालयों, जो संस्कृत विद्यालय थे जर्जर स्थिति में हैं, 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था उनके लिए की जा रही है और संस्कृत विद्यालयों में अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए एक विशेष स्कॉलरशिप की स्कीम भी हम लोग इस बार लेके आने वाले हैं, जिसके माध्यम से उन छात्रों को लॉजिंग, फूडिंग की कोई समस्या न होने पाए, उसके लिए एक स्कॉलरशिप राज्य सरकार उन्हें देगी। इसके बारे में भी हम लोग इस बजट में हम लोगों ने इसका प्रावधान किया है। प्रदेश के अंदर जो अन्य वो हैं, खासतौर पर 2025 में प्रयागराज का कुंभ है, तो प्रयागराज कुंभ के लिए 2,500 करोड़ रुपए का व्यवस्था अभी से वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए राज्य सरकार ने प्रस्तावित किया है। इसके अलावा नगर निकायों में कान्हा उपवन के लिए, जहां पे जो निराश्रित गोवंश है उनके आश्रय स्थल बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया। इसके अतिरिक्त प्रस्ताव किया गया है नगरीय क्षेत्रों में अमृत 2 की स्कीम, जिसमें सीवर, पेयजल की स्कीम प्रदेश के अंदर हमारी 60 सिटी इससे आच्छादित है। उन सब के अलावा अन्य बड़े नगर निकायों को भी इसके साथ जोड़ने के लिए इस बजट में 5,616 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया जा रहा है, जिसमें शुद्ध पेयजल की आपूर्ति उन सभी शहरों में सीवर की, ड्रेनेज की व्यवस्था बेहतर की जा सके, इसके लिए इसमें व्यवस्था की जा रही है।
और साथ साथ प्रदेश के अंदर दो महत्वपूर्ण योजनाएं, एक एस्पिरेशनल विकास खंड, विकास की प्रक्रिया में जो विकास खंड पिछड़ गए थे, ऐसे 100 विकास खंडों पर प्रदेश सरकार ने कार्य प्रारंभ किया है, उनके लिए भी, और 100 नगर निकायों को प्रदेश में पिछले 5 वर्ष के अंदर नगर निकायों का दायरा बढ़ा है। आज 762 नगर निकाय यूपी के अंदर हैं। इनमें से बहुत सारे नगर निकाय ऐसे हैं जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं, बुनियादी सुविधाओं का अभाव आज भी उनके पास है। उनके लिए 100 ऐसे नगर निकायों को हम लोगों ने आकांक्षी नगर योजना के अंतर्गत उनकी चयन की प्रक्रिया के साथ जोड़ करके उनके कन्वर्जन के माध्यम से उनके विकास, उन्हें सभी बुनियादी सुविधाओं से आच्छादित करने की एक बड़ी योजना को हम इसके साथ जोड़ रहे हैं। और इन सभी नगर निकायों में एक एक सीएम फेलो की भी तैनाती करेंगे, जो इन सभी नगर निकायों के व्यवस्थित और बुनियादी सुविधाओं से आच्छादित करने में योगदान देंगे। ये बुनियादी सुविधाएं वहां पे निवास करने वाले नागरिकों को भी उपलब्ध हो पाएंगे। प्रदेश में सर्विस सेक्टर में अपार संभावनाएं हैं और खासतौर पर पर्यटन क्षेत्र में स्पिरिचुअल जो टूरिज्म है उत्तर प्रदेश का, ये उत्तर प्रदेश की एक बड़ी पूंजी है। इसको प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना, पर्यटन योजना के अंतर्गत 300 करोड़ रुपए का प्रस्ताव इस बार फिर से हम लोगों ने इसमें की है। सहारनपुर के शाकंभरी देवी मंदिर के समय की मंदिर में पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए यहां पर इसमें व्यवस्था की है। युवाओं के विशेष प्रशिक्षण, गाइड का प्रशिक्षण दिया जाना हो, अन्य कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करने के लिए भी यहां पर इसके लिए व्यवस्था की जा रही है। इको टूरिज्म लखनऊ के लिए भी इस बजट में प्रस्ताव किया गया है। बुंदेलखंड में टूरिज्म के पार संभावनाएं हैं। वहां के किलों को टूरिज्म सर्किट के रूप में आगे बढ़ाने के लिए और वहां पे पर्यटन की संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए बौद्ध परिपथ की दृष्टि से उत्तर प्रदेश अत्यंत समृद्धशाली है। इसके लिए भी प्रदेश के अंदर हम लोगों ने बजट में इसका व्यवस्था की है। सुख तीर्थ के डेवलपमेंट के लिए जो मुजफ्फरनगर में है उसके लिए हम व्यवस्था करने जा रहे हैं। नैमिषारण्य तीर्थ के विकास के लिए भी यहां पर व्यवस्था की जा रही है और प्रयागराज में आगामी कुंभ को ध्यान में रख करके वहां के समेकित विकास के लिए भी एक बजट में प्रावधान किया जा रहा है। प्रदेश के अंदर इसके साथ ही प्रदेश के अंदर एक फैमिली आईडी कार्ड लागू करने की व्यवस्था, यह इस बजट में उसका प्रावधान किया जा रहा है और एक व्यवस्था की जा रही है कि हर परिवार के पास अपना एक फैमिली कार्ड होगा। किन योजनाओं का लाभ उस परिवार को प्राप्त हो रहा है और किन योजनाओं से परिवार अभी वंचित है, फिर 100% सिचुएशन की तरफ उन परिवारों को बढ़ाना, इस फैमिली आई कार्ड योजना को भी हम प्रदेश के अंदर आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए 950 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया जा रहा है। साथ साथ खेल के विभिन्न प्रकार के विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाने के साथ साथ मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय में 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था, पूर्व खिलाड़ियों और पहलवानों को आर्थिक सहायता के लिए भी धनराशि की व्यवस्था की गई है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए भी व्यवस्था की जा रही है और वाराणसी और मेरठ में शूटिंग रेंज की स्थापना के लिए भी, अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय क्रीड़ा संकुल के निर्माण के लिए भी इस बजट में व्यवस्था की जा रही है। और पहली बार प्रदेश में व्यवस्था की जा रही है कि निजी जो खेल अकादमी है सरकार उनको भी प्रोत्साहित करेगी। इसका प्रावधान भी हम लोगों ने बजट में किया है। मैनपुरी को मुख्य पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए वहां एक संग्रहालय का प्रावधान हम बजट में करने जा रहे हैं। आजमगढ़ के हरिहरपुर में, हरिहरपुर आजमगढ़ का एक ऐसा गांव है जहां पे कला की सभी प्रकार की विधाओं को प्रोत्साहन मिला है और लंबे समय से मिला है। गायन, वादन और नृत्य तीनों प्रकार की विधाएं, इस गांव में एक संगीत महाविद्यालय के निर्माण के लिए भी धनराशि की व्यवस्था बजट में की गई है। प्रदेश में भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी के प्रेक्षागृह के नवीनीकरण के लिए भी उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित स्मारकों और जो पुरातन स्थल हैं
उनके लिए भी धनराशि की व्यवस्था की गई और शहीद स्मारकों के निर्माण के लिए भी